जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई के दिन होने वाला है, इस 14 मई के दिन आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस चैनल के माध्यम से यानी कि सेशन के माध्यम से आप सभी के लिए आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज के इस पुनः सेशन में हम लोग जो आपका करेंट अफेयर से जो 10 प्रश्न या 8 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, करेंट अफेयर के भी प्रश्न को इस सेशन में कवर करेंगे। और जीके और जीएस, देखिए जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, और जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों, तीनों के प्रश्नों को यानी कि तीनों पोर्शन के जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस सेशन में हम लोग कवर करने का काम करेंगे। और इस सेशन में हम लोग कंप्लीट 100 प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे यानी कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप सभी रेगुलर इस सेशन के साथ बने रहे होंगे और अंत तक बने रहते हैं तो आपका उम्मीद मानिए 80+ मार्क्स से तैयारी आपके सेशन से ही हो जाएगा। लेकिन कहने से नहीं होगा, जितना भी प्रश्न कराया गया है अगर आप सभी अपने माइंड में सारे प्रश्न को रखे होंगे तो वही प्रश्न आप सभी के लिए कराया गया है। जो आपके एग्जाम के पैटर्न पे जो सिलेबस जारी किया गया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिस सेट को कराने का काम किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे दे। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक जो भी स्टडी वाला ग्रुप है उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए कैसा प्रश्न है। देखिए आप सभी से करेंट अफेयर का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जीरादेई जो सिवान जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिवान जिला में पड़ता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित और कुछ बातों को किया जाए तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। और यह राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्हें सेलेक्ट किया गया था। और ये सबसे लंबे समय तक आज तक राष्ट्रपति के कार्यभार में इनका क्रम है। ठीक है, पहला नंबर पर यही आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, जीरादेई सिवान। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? देखिए क्रम आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा क्रम हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को 26वीं। कौन सा हो जाएगा? 26वीं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 3 नंबर, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? राज्य बताना है आप सभी लोगों का। तो देखिए राज्य का बात किया जाए तो बिहार राज्य को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए बिहार से संबंधित करंट अफेयर है, अगले सेशन में हम इंडिया से संबंधित करंट अफेयर को लाएंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो जिला का नाम बताना है आप सभी को, किस जिला का बनी है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सहरसा। कौन सा हो जाएगा? सहरसा का नाम ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयश्री सिंह ने कौन सा पदक जीता है? देखिए यह जो पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर आप सभी का, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? देखिए बिहार की उस लड़की का नाम बताना है जिन्होंने
6 स्वर्ण पदक को जीतने का काम किया है। तो ध्यान रखिएगा कृतिराज ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बात करूं अगर 7 नंबर का, तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लोकगीत नायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है। देखिए वीवीआई प्रश्न लगाइएगा या स्टार लगाइएगा, हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो देखिए खादी भंडार में इसका क्या किया गया है, नियुक्ति किया गया है, यानी कि खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है कि नहीं। उन्हें ही मतलब फेमस सिंगर है, ऐसा बात नहीं है, फेमस सिंगर है। और यह कहाँ से, मधुबनी से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 68 नंबर। देखिए 68 नंबर प्रश्न है, बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए 22वां स्थापना दिवस मनाने का काम किया है, ऑप्शन नंबर डी लोजपा का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है, इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। देखिए ऑप्शन पे आ जाइए आप सभी। तो अगर 9 नंबर प्रश्न के सही जवाब का बात करूँ तो देखिए थोड़ा सा कट गया है, इनका नाम क्या है, गौरव। क्या नाम है, गौरव, गौरव कुमार का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह जो सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति है, ऑप्शन ए वैशाली के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो यह जो किया है बिहार राज्य की सरकार ने किया है, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आए, बात करें 12 नंबर का, तो एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है। देखिए बिहार केसरी का सम्मान पाने वाले जो व्यक्ति है शुभम कुमार का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है। देखिए कुल पदक जो नाम किया है इस बार, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। तो यह जो योजना की शुरुआत किया गया है नालंदा जिला, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। नवंबर के किस दिन यानी कि किस डेट में मनाया गया आप सभी को बताना है। तो 15 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है। तो कुल सिलेक्टेड कलाकारों का बात करें तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 13 कलाकारों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए, 17 नंबर है, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस जिले से संबंधित है। तो देखिए यह जो जिले से संबंधित है वैशाली, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, तो ऑप्शन आपके पास सामने दिख क्या होगा, आप सभी को बताना है। 18 का सही जवाब तो 100 ध्यान रखिएगा, टीचर और शिक्षक और शिक्षिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 19 नंबर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। इस एक्सप्रेस के बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी। यह जो एक्सप्रेस गुजरेगी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। देखिए बिहार के किस जिले में होगा इसका निर्माण, तो ध्यान रखिएगा सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है।
देखिए फुटबॉल टीम में हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिनका नाम क्या है, गौरव चौहान। क्या नाम है, गौरव चौहान। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए स्वर्ण शक्ति सम्मान से सम्मानित किया, अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोहलगांव बिजली संयंत्र। और कहाँ है, कमेंट में बताइए, आप सभी लोग बताए हुए हैं पिछले सेट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर है, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अंडर 14 वर्ग के में प्रदीप कुमार को कौन से पदक बिहार को दिलाया है? यानी कि कौन से पदक जीते हुए हैं, आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीते हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे अगर आइएगा तो अगला प्रश्न है 24 नंबर, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? देखिए निशी कुमारी ने जो पदक जीतने का काम किया है, 24 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 25 नंबर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोकनायक और संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए इन्हें जो यह पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा, 2017 में मिला था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए अगला प्रश्न है 27 नंबर जो प्रश्न है आपका, देखिए पढ़िए प्रश्न को, कि 13 नवंबर 2022 को पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? देखिए यह जो अनावरण किया है, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1784 को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय क्या था? एक इस्लाम से हुआ था। किससे हुआ था? सूफी किससे हुआ था? इस्लाम। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 27 नंबर, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो देखिए अगर इस गुरुमुखी लिपि का बात करें तो ध्यान रखिएगा, 28 के लिए सही जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे अगर आइएगा तो देख लीजिए, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है 29 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष स्थित है, कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी, हम्पी में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, पुडुचेरी में किसके उपनिवेश थे? देखिए पुडुचेरी में किसके उपनिवेश थे आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों का था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? देखिए महाराष्ट्र से संबंधित कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, निकित तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 33 नंबर, श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वप्रथम करने का काम किया था उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? देखिए राष्ट्रगान क्या होता है? जनगण मन को क्या कहते हैं? राष्ट्रगान। और इसे लिखने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था बंगला भाषा में। ठीक है ना, आप सभी को पता होना चाहिए। और 1911 का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, किस आंदोलन के बाद में बनाया था इन्होंने स्वराज पार्टी? आप सभी को बताना है। देखिए 36 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले
ले जाने वाला चोल राजा कौन था? देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 39 नंबर, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में दुर्ग का निर्माण करवाया गया था उसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम है। क्या है? फोर्ट विलियम। आप सभी लोग ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 40 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 41 नंबर, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील का बात किया जाए तो आप सभी लोग बैकाल झील बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है ना। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात अमेजन नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर किस दो महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर का बात किया जाए तो 43 के लिए सही जवाब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? देखिए, अगर महाद्वीपों का महाद्वीप का बात किया जाए तो एशिया महाद्वीप को ही जाना जाता है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो कनाडा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? देखिए, निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है तो आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 46 के लिए? तो ध्यान रखिएगा 46 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, नदी विसर्प या मियांडर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर, निम्न में से कौन सा गिज्जर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? देखिए 47 के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को, यानी कि 47 के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी लोग डी को ध्यान रखिएगा, सीताकुंड। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल का बात किया जाए तो ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को 48 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी अफ्रीका। ठीक। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? देखिए, छिपता हुआ महासागर के नाम से ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर को जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 50 नंबर, देखिए, बोरिंग जलडमरू अलग करता है, किसे अलग करता है? देखिए, बोरिंग जलडमरू का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए, सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो हो जाएगा आप सभी का, और ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? देखिए, महाराष्ट्र में पैदा नहीं होने वाली जो फसल हो जाएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, रबड़, केरल में होता है। ठीक है ना। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, बोलर बैलाज योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह योजना जो संबंधित है ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर से। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, सह्याद्री पर्वत स्थित है किस राज्य में? तो ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच लक्षद्वीप है। आप सभी लोग 55 का सही जवाब, लक्षद्वीप नहीं, रामेश्वरम द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल में सम्मानित होते हैं, तो मंत्रिमंडल में कौन सम्मानित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, राज्यसभा कब भंग हो सकती है? देखिए, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है 58 नंबर, संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होती है? देखिए एक साल में अगर संसद की बैठक का बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 2 बार, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, आप सभी लोग मोरारजी देसाई को ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 60 नंबर, सीएजी अपना रिपोर्ट किसे देता है? देखिए सीएजी जो रिपोर्ट देता है अपना, ध्यान रखना होगा 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 61 नंबर, प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा यह जो प्रश्न होते हैं 61 के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तारांकित और अतारांकित दोनों होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 52 में हुआ था, यानी कि 62 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कब हुआ था चुनाव? तो 52 में हुआ था। ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 से 52 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो 63 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा यह जो विधेयक का प्रकार होता है, ध्यान रखना होगा ऑप्शन सी, यानी कि गैर सरकारी विधेयक और सरकारी दोनों प्रकार के विधेयक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा सही जवाब। चलिए 65 नंबर प्रश्न है आप सभी का, गैर सरकारी कार्य किस दिन होता है? तो देखिए गैर सरकारी कार्य जो होता है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार को होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो विधान परिषद का सभापति का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग 66 के लिए सही जवाब को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? देखिए पहला मंत्री का अगर बात किया जाए तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, श्याम प्रसाद मुखर्जी का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो 69 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, यानी कि 70 नंबर, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? देखिए लगातार बिना बताए भारत सरकार को अगर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 वर्ष तक बाहर रखते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्ता त्रिज्या r हो तो दोनों में क्या संबंध होता है? तो f बटा r आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, f बराबर r/2, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 72 नंबर है, अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए अगर अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि बाहर का भाग क्या हो, छायांकित हो, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोकस, और इसे बोलते हैं वक्ता तिर्ज, और वक्ता तिर्ज की इधर बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि ये से ध्रुव और ये फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस पूछा गया है ना, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव। अगला प्रश्न है ओम का नियम है, तो देखिए भी बराबर क्या है? आई आर होता है, और इसी नियम में आर क्या होता है? अचर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 75 नंबर, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, गिरने के समय के वर्ग के, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 76 नंबर, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता है,
किसके बीच निर्भर नहीं करता है? तो 76 का सही जवाब ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, उसके द्रव्यमान के योग पर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 77 नंबर। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, कितना होता है द्रव्यमान? तो ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 kg। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 78 नंबर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो देखिए प्रतिध्वनि का कारण अगर आप सभी से पूछा जाए तो ऑप्शन बी ध्वनि का परावर्तन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 79 नंबर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 hz है तो आवर्तकाल कितना होगा? देखिए इसका आवर्तकाल कितना माना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 0.005 सेकेंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 80 नंबर। अनुदैर्ध्य तरंग के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो 80 का सही जवाब लैम्डा बटा क्या होता है? 2 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। देखिए गैसों के कण के बीच जो आकर्षण बल होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि दूरी दूरी पर इसके कण होते हैं, बहुत दूरी दूरी पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 82 नंबर। 20 सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में कितना होता है? देखिए 20 सेल्सियस का मान अगर केल्विन स्केल में आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 293 केल्विन होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 83 नंबर। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब द्रवण ऊष्मा कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यानी कि 84 नंबर। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, इसके मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो 84 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 85 नंबर। इनमें से कौन उपधातु है? तो उपधातु का बात किया जाए तो जर्मेनियम का आप सभी लोग नाम ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न है सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताना है। तो 86 नंबर प्रश्न के लिए सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है 87 नंबर। निम्नलिखित में कौन आयन है? देखिए आयन कौन है आप सभी को बताना है। तो PO4-3 क्या है? आयन है। ठीक है ना। चलिए 88 नंबर प्रश्न है। इनमें कौन धन आवेशित कण है? देखिए धन आवेशित कण कौन है? तो प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, आप पॉजिटिव चार्ज इतना ही होता है प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका 90 नंबर। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। देखिए द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पत्ति होती है आप सभी को पता होना चाहिए, ग्लूकोज का होता है। किसे होता है? ग्लूकोज। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 92 नंबर। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। सॉरी अमाशय में पूछा रहा है ना, अमाशय में पूछ रहा है, सॉरी अमाशय में पूछ रहा है तो पेप्सिन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 93 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लौ के किस हिस्से में होती है? तो देखिए यह जो संश्लेषण की क्रिया होता है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ग्रेना में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा आगे तो पीडीएफ नहीं बन पाया है, इसके लिए सॉरी हमने बोला था शुरू में कि 100 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, पीडीएफ बनाने के लिए दिए थे, लेकिन पीडीएफ 93 तक ही बन पाया है। ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगले सेशन में ऐसा कोई गलती नहीं होगा कि पीडीएफ में सारे प्रश्न ना हो, ऐसा कभी दुविधा नहीं आएगा। तो आप सभी लोग 93 प्रश्न से ही संतुष्ट रहिए आज के इस सेशन में। चलिए कमेंट में बताइए आप सभी को सेशन कैसा लगा और आपका इस 93 प्रश्न में कितना स्कोर कर पाए, आप जल्दी से उसे भी कमेंट में बताइए। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे दे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।